सो हेलो गाइस, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको पोस्ट पे ये इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पर अपने एजुकेशनल वीडियोस जो कि हमारे एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, जैसे कि CDS, NDA, FCAT और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स को। तो आज हम शुरू करते हैं अपने एक नए चैप्टर को। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ से इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और उस पोर्शन में इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया को लगभग ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक रूल किया। उनकी पॉलिसीज़ इतनी रिजिड थी कि कंडीशंस इस तरह बनती गई कि इंडियंस को उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ा। और बाय द टाइम ऐसी सिचुएशन आने लगी कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पीपल थे, भारत के जो आम व्यक्ति थे, उनको देश में एक अपने राइट्स को, अपने हक उनको चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों का, जैसे कि फ्रीडम, आज़ादी लेना चाहते थे, वे अपने हक वापसी लेना चाहते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे डेवलपमेंट्स होते रहे समय के साथ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ों की डिमांड भी सामने रखनी पड़ी। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। एक क्रोनोलॉजी होती है, उसको हम साथ साथ पढ़ेंगे, जिससे ये चीज़ें आसान हो जाती हैं समझना कि क्या टाइमलाइन होती है, ठीक है, किस तरीके से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, ये सभी लोगों पर बाध्य होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी देश का, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है। ये उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। इट मीन्स कि वहाँ के सभी लोगों को इसके रिस्पेक्ट में ही चलना होता है। आप इससे ऊपर वहाँ पर कोई लॉ नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पूरा कंट्री काम करता है। तो हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1934, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसी क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि बहुत बार, कि पहली बार आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भारत में किसने दिया। तो ये M.N. रॉय ने दिया 1934 में, जो कि भारत के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर थे। देन जैसे जैसे ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन की रखी गई पहली बार, तो ये लोगों के अंदर बहुत फैली। तो सेम टाइम 1935 के अंदर, नेक्स्ट ईयर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को माना कि हाँ भाई, इन्होंने भी बोला कि हाँ, भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देन आफ्टर 3 इयर्स 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की बिहाफ पर ये बोला कि हाँ, जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी। इट मीन्स कि उसका कोई एक्सटर्नल उसके अंदर इंटरफेयर नहीं होगा, कोई बाहरी व्यक्ति उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह समय बीतता गया और ये नए नए डेवलपमेंट्स होते गए। तो जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हो जाती है 1939 से। तो अब ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से। और हमारे भारत के बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व कर रहे थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे, उनको इंडियंस की हेल्प चाहिए थी। तो 1940 के अंदर पहली बार ब्रिटिशर्स ने डिमांड जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक्सेप्ट किया। इसके लिए एक ऑगस्ट ऑफर लाया गया। ये ऑगस्ट ऑफर जो था, उस दौरान जो वॉइसरॉय थे लिलिथगो, इनके द्वारा ये ऑगस्ट ऑफर लाया गया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम इंडियंस की सपोर्ट ले सकें। और ये पहली बार था कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमारी डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और जो हमारी कुछ और डिमांड्स थी, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस,
ठीक है, ये सब जो है उन्होंने बोला कि हम इन सब को मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने इस प्रपोज़ल को, ये जो ऑगस्ट ऑफर था, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हमारे इंडियंस जो थे, जो हमारे भारतीय लीडर्स जो थे, जो भारतीय जो लोग थे, वे चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। कंप्लीट इंडिपेंडेंस और डोमिनेंट स्टेटस के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, ये है ताकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अंदर हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं। उसके अंदर हमारा जो दूसरे लोग हैं, जो एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटेन था या ब्रिटिश पावर जो थी, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था। जबकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस के अंदर होता क्या कि हमें कुछ हद तक इंडिपेंडेंस मिल जाती, लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में रहना पड़ता। देन समय बीतता गया, फिर अगेन 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है। अगेन इसका यही पर्पज़ होता है कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियंस की सपोर्ट मिल जाए। और इस मिशन के अंदर ही डिसाइड हुआ कि हाँ, हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड कराएंगे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनाई जाएगी, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। लेकिन और भी जो अलग अलग कंडीशंस थी, जो शर्तें थी, वे सब मानने के लिए ब्रिटिशर्स तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, ये सब चीज़ें हम जो हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगी तो हम सब आपके लिए इन सब चीज़ों को कर देंगे। तो ये एक अलग से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई, जिसके लिए गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए एक चीज़ बोली, बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि ये क्रिप्स मिशन है, ये काफ़ी हद तक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। ये पोस्ट डेटेड चेक एक ऐसा चेक होता है जो कि जिसकी डेट एटलीस्ट हमें नहीं पता होता है कि ये कब पास होने वाला है। ठीक क्रिप्स मिशन भी इस तरीके से ही था, क्योंकि 1939 में जब वॉर चल रही थी तो किसी को ये नहीं पता था कि ये वॉर कब जाके एंड होगी। तो कोई एक टाइमलाइन नहीं थी इसके लिए कि भाई हाँ, कब हमारी ये चीज़ें जो हैं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ये कब बनेगी। तो इसके लिए जो क्रिप्स मिशन है, जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस मिशन को या किस प्रपोज़ल को पोस्ट डेटेड चेक से के जैसे माना गया, तो उसको क्रिप्स मिशन को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। तो जब धीरे धीरे 1945 आया, वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है, अंग्रेज़ों का या ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि अब वे ज़्यादा और रिवॉल्ट अपने अगेंस्ट ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मनी उनके लॉस हुई, उनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा जख्मी हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेस था वो पूरी तरीके से हिल चुका था। तो 1946 का समय आता है, ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि यार, अब जो है इंडियन नेशनल आर्मी भी खड़ी हो चुकी है, जो कि सुभाष चंद्र बोस उसको लीड कर रहे हैं। तो हम अब ज़्यादा इंडियंस को रोक नहीं पाएंगे, तो अब क्यों ना जल्द से जल्द हम इंडियंस को इनके हालात पर छोड़ देते हैं, और जो ये डिमांड हमसे कर रहे हैं वो हम इनको दे देते हैं। तो 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है 16 मई 1946 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद करना ज़रूरी है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया। ये डेट पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 16 मई 1946 को आता है। इस मिशन के अंदर ये जो प्लान आता है, इसके अंडर क्या होता है, एक भारत की संविधान बनाने की एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है, जिसको एक काम दिया जाता है कि वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस पेंथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हमारे कैबिनेट मिशन प्लान है, इसकी डेट और इसके मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स का भी बहुत बार नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉरेंस पेंथिक और वेवल करके कुछ डाल देगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको अपने हिसाब से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर दे देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर 3 मेंबर्स होते थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस पेंथिक। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब सब चीज़ें हमारे फेवर में आ चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे कि हाँ भाई, अब इंडिया को हमें आज़ाद करना होगा और इंडिया की जो जो डिमांड्स थी वो हमें पूरी करनी होगी। तो आगे चलते हुए हमारी असेंबली बन जाती है, जिसे काम दिया जाता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो जो कोई असेंबली होती है, वहाँ पे जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते थे जिनको एक काम दिया गया था कि भाई आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो। तो इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, तो इसके अंदर टोटल 389 मेंबर्स थे।
इन 389 को हमने डिवाइड किया है 385 + 4। इन 385 में भी अगर हम डिवीज़न करें तो 292 मेंबर्स जो थे ये हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से इलेक्ट होकर आए थे, जबकि 93 मेंबर्स जो थे ये हमारे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए थे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ये मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी थे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे। इट मीन्स कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी, यानी कि कुछ उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे और कुछ इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो ये 292 + 93 ये टोटल होते हैं 385। बचे जो 4 मेंबर्स हैं, ये 4 सीट्स, इनको हम सीट ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 जो थे ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे कहाँ से? 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो कि दिल्ली था, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। तो 4 जो मेंबर्स थे वो इन एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो सीट्स जो थी असेंबली की, इनको स्टेट्स को अलॉट किया गया था उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर, जो कि रफली 1 to 1 मिलियन का रेशो रखा गया था। इट मीन्स कि जो 10 लाख लोग हैं उसके अनुसार एक सीट्स जो है उस प्रपोर्शन के अंदर हर एक प्रोविनेंस या जो हर एक स्टेट था उसके अंदर सीट्स को अलॉट किया गया था। हर कम्युनिटी के मेंबर को जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना था बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरल वोट एक तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी हेल्प से हर एक कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की हर एक कम्युनिटी के मेंबर को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना था, जो बाद में चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे और वे बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में काम करेंगे। नोट करने वाली बात ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ अभी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी भारत की वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। जैसे कि हमने प्रीवियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 292 मेंबर्स जो थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर आए थे और जो 93 मेंबर्स थे ये हमारे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए थे। समय चलता गया, आपको ये पता होगा कि एक मुस्लिम लीग भी होती थी। मुस्लिम लीग जैसे कि हमारे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी तरीके से एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग उभर कर आई थी। मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसके बहुत बड़े एक लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग असेंबली की डिमांड करी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तो जब ये डिमांड रखी गई 16 जुलाई 1946 को कि हाँ पाकिस्तान